बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। अब तक हम लोगों ने जितनी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं उसी तरह ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने मिक्स कर दिया। जैसे आपके पास रेड, ब्लू और ग्रीन इंक है, उनको आपने मिक्स कर दिया। अब आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट सॉल्यूशंस का मिक्सचर या डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर जो होगा उसको हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बच्चों, जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है ना, वो ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से निकला है, जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। ठीक है, क्रोमेटोस मीनिंग कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ सैम्पल्स को सेपरेट किया जाता है और इसके अंदर सल्यूट को दो फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सल्यूट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि ऐसी चीज़ जो सोल्यूशन के अंदर इन स्मॉल अमाउंट हो सल्यूट कहलाती है। तो इसके अंदर जो है सल्यूट दो फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो दो फेजेस होती हैं। एक होती है स्टेशनरी फेज़ और एक होती है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो साकिन हो, हिल ना सके, यानी रुकी हुई हो, जबकि मोबाइल जो सी है वो मूव करने वाली होती है। ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर दो फेजेस यूज़ होती हैं और इन फेजेस के अंदर हम सल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये होता है। ठीक है, अब स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ का थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि स्टेशनरी फेज़ या तो सॉलिड होगी या फिर लिक्विड होगी, और अगर वो लिक्विड होगी तो उसको किसी सरफेस के ऊपर सपोर्ट किया हुआ होगा। जैसे हम किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर उस लिक्विड की बारीक सी लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में भी अ सॉलिड और अ लिक्विड सपोर्टेड एज ए थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड, जिसको हम किसी इनर्ट सॉलिड के ऊपर एज ए थिन फिल्म लगा सकते हैं। जबकि जो मोबाइल फेज़ है वो मूव कर सकती है। तो मोबाइल फेज़ ऑफ कोर्स आपको पता है कि मोबाइल फेज़ सॉलिड नहीं हो सकती क्योंकि हमें मूविंग फेज़ चाहिए। तो मूविंग फेज़ दो ही होंगी, या होगी वो लिक्विड या फिर होगी वो गैस। मोबाइल फेज़ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज़ में बी अ गैस और अ लिक्विड। मोबाइल फेज़ जो है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करती है, मूव करती है, तो उसको हम लोग या तो गैस लेते हैं या फिर हम इसको लिक्विड लेते हैं। इस तरीके से स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है और ये दो फेजेस को यूज़ करते हुए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को कंप्लीट किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर सब्सटेंस जो से होते हैं वो अपनी रिलेटिव अफिनिटीज़ का मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट, मींस के जिस सब्सटेंस को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं क्या उसकी अट्रैक्शन है स्टेशनरी फेज़ की तरफ या मोबाइल फेज़ की तरफ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज़ फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़, मतलब कि उनकी रिलेटिव अफिनिटी देखी जाती है कि उनकी स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ के साथ कैसी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन द टू फेजेस इज़ गवर्न बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक कोफिशिएंट से चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, और उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज मीन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज, और यानी कि स्टेशनरी फेज में उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। बेसिकली हम जिस सब्सटेंस को सेपरेट करने जा रहे हैं उस सब्सटेंस की रिलेटिव अफिनिटी चेक की जाती है कि किसके साथ है, और रिलेटिव अफिनिटी चेक करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं आफ्टर सेपरेशन उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज़ में कितनी है और मोबाइल फेज़ में कितनी है। उसके बाद इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी रिलेटिव अफिनिटी किसके साथ है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ के, ऐसा कंपोनेंट जिसकी के की वैल्यू स्मॉल होगी वो स्टेशनरी फेज़ के अंदर रहता है, जबकि ऐसा कंपोनेंट जिसकी वैल्यू के की लार्ज होगी वो मोबाइल फेज़ में जाएगा, और मोबाइल फेज़ में जाने के बाद वो स्टेशनरी फेज़ के सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा और क्विकली फ्लो करेगा क्योंकि उसकी अफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ
ज़्यादा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी K की वैल्यू स्मॉल होती है उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ कम होगी, जबकि ऐसा सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव एफिनिटी की जो वैल्यू है K की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी, उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है और वो मोबाइल फेज़ में जाकर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करेगी। अब इस बेस पर क्रोमेटोग्राफी को दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या क्रोमेटोग्राफी बेसिकली दो तरह की हो सकती है। एक है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी की टाइप सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपका भी स्टार्ट है तो इस वजह से इनको सिर्फ बेसिक जो दो कैटेगरीज हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एड्जॉर्प्शन मींस, अच्छा बच्चों यहाँ पर अब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दो टर्म्स होती हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। एड्जॉर्प्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहती है, ठीक है, जबकि अब्जॉर्प्शन के अंदर वो उस चीज़ के अंदर जज़ब हो जाती है, ठीक है। सिर्फ ऊपर ही अटैच होना एड्जॉर्प्शन कहलाता है, अंदर तक जज़ब हो जाना अब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ऐसी होगी जिसके अंदर स्टेशनरी फेज़ जो है वो सॉलिड होगी। तो क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज़ इज सॉलिड इज़ क्लासिफाइड एज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप द सब्सटेंस लीव द मोबाइल फेज़ टू बिकम एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फेज़। इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर सब्सटेंस जो है वो मोबाइल फेज़ को छोड़कर स्टेशनरी फेज़ के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होगा और इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर सब्सटेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ के अकॉर्डिंग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सब्सटेंस, उसकी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग। तो क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज़ इज लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़। उनको मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपके जहन में ये कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी हैं। तो आप पहले जो फर्स्ट इमेज है उसको देखें। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चे एक पेपर लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है। इसको तैयार किया जाता है और तैयार करने के लिए जो नीचे वाला एज है उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन लगाई जाती है और उस लाइन के ऊपर हम अपने सैंपल का मीन्स के आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंक का मिक्सचर सेपरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो M लिखा हुआ है ना, यहाँ पर उस मिक्सचर का डॉट लगाया जाता है और उसके बाद उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, ब्लू और ग्रीन इंक है आपके पास, ठीक है। तो आपने 1 नंबर पर रेड का डॉट लगा देना है, 2 नंबर पर ग्रीन का, 3 नंबर पर ब्लू का। इस तरह जो जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के होते हैं उसके अंदर ये लगा दिया जाता है, उसके ऊपर ये लगा देते हैं। उसके बाद इस पेपर को हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रखते हैं। अब जो सेकंड इमेज के अंदर आपको एक टैंक नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इसके अंदर इसको अटैच कर दिया जाता है और नीचे जो है एक सॉल्वेंट, जो कि अब देखें ये जो पेपर था ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेशनरी फेज़। लेकिन इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपकी स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होती है, वो इस तरीके से कि पेपर के अंदर कुछ कंसंट्रेशन जो है वो वाटर की भी पाई जाती है और वो वाटर जो पेपर के अंदर होता है वो इसके अंदर एज ए स्टेशनरी फेज़ काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है या लिक्विड, तो आपने लिक्विड को सर्कल करना है, क्योंकि पेपर के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो एज ए स्टेशनरी फेज़ काम करती है, जबकि बाकी पेपर का मटेरियल उस स्टेशनरी फेज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मोबाइल फेज़ है वो नीचे एक सॉल्वेंट लिया जाता है। सॉल्वेंट डिफरेंट किस्म के यूज़ कर सकते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को सेपरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उस पेपर को उस सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दिया जाता है। इस तरीके से आपने डिप करना है कि जहाँ पर आपने वो पॉइंट्स लगाए हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिप ना करें, उससे नीचे नीचे वाला पोर्शन आपने उसके अंदर डिप करना है, ठीक है। फिर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है, लिड से कवर कर देना है और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे सॉल्वेंट जो है वो पेपर के ऊपर ट्रैवल करता हुआ काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी की जाती है। और मिक्सचर में से जो इंक्स थी वो आप देखेंगे कि जहाँ पर मिक्सचर था वहाँ पर जो है रेड वाली इंक के साथ रेड का डॉट आ जाएगा, ब्लू के साथ ब्लू का आ जाएगा, येलो के साथ येलो का आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट इंक से एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रोसीजर था पेपर क्रोमेटोग्राफी का। मज़ीद बुक में से इसकी रीडिंग हम लोग करेंगे, तो बुक का ही मैंने पेज इस लेक्चर में इंसर्ट किया है ताकि मैं आपको रीडिंग करवा सकूं और आपको साथ साथ समझा सकूं। तो सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिखा हुआ है इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमने पीछे डिस्कस किया कि क्रोमेटोग्राफी दो तरह की होती है, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किसकी एग्जांपल है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। हेयर द स्टेशनरी फेज इज़ लिक्विड, यहाँ पर स्टेशनरी फेज लिक्विड है, एड्जॉर्ब्ड ऑन पेपर, जो पेपर के अंदर मौजूद है। ठीक है, द एड्जॉर्ब वाटर बिहेव एज ए इमिजिबल लिक्विड टुवार्ड्स द मोबाइल फेज। ये जो वाटर है ये इमिजिबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, मोबाइल फेज के साथ ऐसे एक्ट करेगा। विच पासिस ओवर द पेपर, जो कि पेपर के ऊपर ट्रैवल करेगी। द मोबाइल फेज इज़ यूजुअली एन ऑर्गेनिक लिक्विड, और मोबाइल फेज क्या लिया जाता है? कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड लिया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक है असेंडिंग, सेकंड वन इज़ डिसेंडिंग एंड थर्ड वन इज़ रेडियल या सर्कुलर। असेंडिंग मींस, असेंडिंग का मतलब होता है नाजिल होना से निकलता है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना। सॉरी, असेंडिंग नहीं, नाजिल होने से निकलता। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज है आपका वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है, सेकंड टाइप इज़ डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और रेडियल के अंदर, सर्कुलर पाथवे के अंदर हमारा सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है, इसलिए उसको हम रेडियल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो असेंडिंग टाइप है क्रोमेटोग्राफी की। इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट इज़ इन अ pool at the bottom of vessel in which the paper is spotted and solvent travels upward by the capillary action। ठीक है, सॉल्वेंट जो है उस स्टेशनरी फेज के ऊपर ट्रैवल करेगा, और कैसे ट्रैवल करेगा? कैपिलरी एक्शन से। द सॉल्वेंट मिक्सचर स्पेशली composed in accordance with the sample to be separated is poured in the chromatographic tank। जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है उसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर डाला जाता है, और टैंक को कवर कर दिया जाता है ताकि उसका अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो होमोजेनाइज हो जाए। ठीक है, टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1। आपने वाटमैन्स क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1 लेना है। एंड ड्रा ऑन इट अ थिन पेंसिल लाइन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। अब आपने पेपर के नीचे वाले एंड से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन लगानी है, और याद रहे कि वो लाइन आपने लेड पेंसिल से लगानी है। अगर आप कोई बॉल पेंट या कोई पेन वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी इंक होती है, तो वो भी सॉल्वेंट के साथ सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने लेड पेंसिल को यूज़ करना है। उसके बाद आपने उस पेंसिल की लाइन के ऊपर डिफरेंट स्पॉट लगाने हैं, तो ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ था। देखिए, अब एक जगह पे आपने जहाँ पर रेड का डॉट लगाया तो उसके नीचे आप आर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये रेड का है। ठीक है, जब वो जो स्पॉट्स आपने लगाए हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो उस पेपर को आपने क्लिप से उसके अंदर इंसर्ट कर देना है, और ये याद रखना है कि पेपर का नीचे वाले पोर्शन से सिर्फ 5 to 6 मिलीमीटर जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिप करना चाहिए। उसको क्लैंप के साथ इंसर्ट करने के बाद आपने उसमें उसको कवर कर देना है। जैसे ही सॉल्वेंट फ्रंट पास करेगा स्पॉट से, सल्यूट जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर सल्यूट आपका क्या है? मिक्सचर है, जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, द रेट एट विच दे मूव डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। जितनी स्पीड के साथ वो मूव करेगा वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पर। जब सॉल्वेंट फ्रंट पेपर के तकरीबन 3/4 हिस्से पर ट्रैवल कर जाए तो फिर आपने उस स्ट्रिप को उसमें से निकालना है और उस लाइन को मेंशन कर लेना है जिस लाइन तक सॉल्वेंट मूव किया है। मतलब जहाँ तक आपका पेपर गीला होगा ना, वहाँ तक आपने इसको पॉइंट आउट कर लेना है और फिर पेपर को
ड्राई करना है। ठीक है, जब पेपर ड्राई हो जाएगा तो पेपर के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के स्पॉट्स लगे हुए नज़र आएंगे, और वो जो पैटर्न पेपर के ऊपर आता है आफ्टर ड्राइंग उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो से होते हैं मिक्सचर के, अगर तो वो कलर्ड होंगे तो आपको बज़ाहिर नज़र आ जाएंगे फ़ौरन से कि रेड इंक का यहाँ पर डॉट है, ब्लू इंक का यहाँ पर डॉट है। ठीक है, लेकिन अगर वो कलरलेस होंगे तो उनको कलर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। वो केमिकल मेथड्स भी होते हैं, फिज़िकल मेथड्स भी होते हैं। ज़्यादातर उसके अंदर स्प्रे किया जाता है, कोई कलर सब्सटेंस का ना स्प्रे किया जाता है। उससे ये होता है कि जहाँ पर स्पॉट लगता है ना वो वाला एरिया डार्क हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर स्पॉट आया। ईच कंपोनेंट है स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर। अब जिस फैक्टर के ज़रिए हम लोग देखते हैं इनकी एफिनिटीज़ उसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। द आर एफ उसको आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर एफ को वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और आर एफ होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। अब फॉर एग्जांपल आपके मिक्सचर में एक रेड इंक का डॉट आ गया, एक ब्लू का आ गया, एक ग्रीन का आ गया। फॉर एग्जांपल आप रेड का आर एफ निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस स्पॉट से जहाँ पर आपने स्पॉट लगाया था सेपरेशन से पहले जहाँ पर स्पॉट लगाया था वहाँ से लेकर जहाँ पर आपके पास स्पॉट आया वहाँ तक आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना है, और वो ऊपर वाला पोर्शन होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। इसके अलावा आपने जहाँ पर आपने उसको मार्क किया था ना, कि मैंने आपसे बोला था कि जहाँ तक पेपर गीला होगा वहाँ पर आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस वो होगा स्टार्ट से लेकर जहाँ तक सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया वो होगा। ठीक है, इन दोनों डिस्टेंस को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। बुक में जो फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग बी और सी के लिए ये निकाला गया है कि बी ने जो था वो डिस्टेंस ओरिजिनल स्पॉट से लेकर जहाँ पर हमारे पास डॉट आया वहाँ तक एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और जबकि सॉल्वेंट ने वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया था। इसी तरह सी के लिए निकाला गया है कि कंपोनेंट ने जेड डिस्टेंस ट्रैवल किया था और वाई ने सॉल्वेंट ने वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो इससे हम इनकी आर एफ वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी इंक का। या फिर आपको फॉर एग्जांपल आपको एक मिक्सचर दे दिया गया और उसमें बताया गया कि इसके अंदर 4 इंक मिक्स की गई हैं, आपको बताना है कि वो 4 इंक्स कौन सी हैं। तो आप क्रोमेटोग्राफी करवाने के बाद उन चारों इंक्स के अलग अलग आपके पास स्पॉट्स आ जाएंगे, और आपको बज़ाहिर नज़र आ जाएगा कि एक स्पॉट रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक येलो कलर का है। तो आप फ़ौरन से बता देंगे कि इस मिक्सचर के अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो इंक है। इसके अलावा अगर हम कंसंट्रेशन बताना चाहें या फिर उन इंक्स की पेपर के साथ अफिनिटी बताना चाहें तो हम आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत यूज़फुल है और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेपरेशन के लिए होती है, आइसोलेशन के लिए होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस के आपके पास कोई प्रोडक्ट आया और आपको डाउट है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी है तो आप इसकी क्रोमेटोग्राफी करवा के देख लें। अगर तो 1 डॉट आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। अगर 2 डॉट आएंगे तो इसका मतलब ये है कि दूसरा जो डॉट है वो इम्प्योरिटी का आया है। ठीक है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव के लिए भी ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव के लिए भी ज़रूरी है, और किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए भी ज़रूरी है। इस तरीके से हम डिफरेंट मिक्सचर को बाय क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है। इसी चैप्टर का टेस्ट आपका मंथली टेस्ट में होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।